आप सभी को। आप देख रहे हैं तारसन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी लहर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पूरे की रीडिंग करनी है। ठीक है, और उदारवाद नारीवाद जैसे पढ़ोगे, इसके अंदर से मेन जो लाइन है, जैसे कि ये है, तो ऐसी लाइनों को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और अपने जिसमें भी आप नोट करते हो सारी बातें, उसमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, लिखनी है। ओके, बस मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख दी हैं, तो हम उससे स्टार्टिंग करेंगे। ओके, और अगली क्लास में ये शुरू होगा तीसरा नारीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर। आज दूसरी ख़त्म हो जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। नारीवाद की दूसरी लहर और मताधिकार, यानी कि जो सेकंड वे आई थी नारीवाद की, फेमिनिज़म की, उसके अंदर वोट का राइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यानी कि राइट फॉर वोट्स मांगा था कि अब राजनीति में भी हमारी भूमिका क्या है, होनी चाहिए भाई। ठीक है, महिलाओं के लिए सार्वभौमिक अधिकार के लिए संघर्ष से जुड़ा नारीवाद की दूसरी लहर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुई है भाई, पैदा हुई थी। 1870-1940 नारीवाद की यह लहर दूसरी औद्योगिक क्रांति और पश्चिमी दुनिया के तेज़ी से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से क्या थी, प्रेरित थी। आपको पता है कि सेकंड वेव भी इसी टाइम आई थी और वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आया था 1914 से लेकर 18। सेकंड आया था 39 से 45। फिर कोल्ड वॉर आया था 45 से लेकर 91 तक, शीत युद्ध। तो कई सारे इसके अंदर क्या हुए थे, बदलाव हुए थे। महिलाओं की भी भूमिका रही थी, यानी कि इन चेंजेस के अंदर महिलाओं की एक्टिविटी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ इसी दूसरी नारीवाद लहर का उद्देश्य सार्वभौमिक वोट के अधिकार का दावा करना था, क्योंकि महिला जो थी ना, अपना पसंद का कोई भी नेता वगैरह उसको वोट दे के चुन ही नहीं सकती थी। क्योंकि आपने पहली लहर में देखा ही होगा, उसमें भी मांगा गया था, संपत्ति था उसमें वैसे, कि संपत्ति वही रख सकती हैं जिसकी उम्र 30 साल हो गई हो। ये सारी चीज़ें थी, राइट्स भी था उसमें, वोट भी राइट्स था, लेकिन 30 साल की महिलाओं के लिए था, जिसकी अपनी संपत्ति हो वही रख सकते हैं, अन्यथा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अलग था, जिसके कारण क्या था, इस प्रकार खुद को राजनीतिक और सामाजिक हीनता की स्थिति में रखना महसूस करती थी, महिला महसूस करती थी। ओके, यानी कि समाज से वो अपने आप को अलग सा महसूस करती थी, जो कि गलत हो रहा था उनके साथ। ठीक है, नारीवाद की दूसरी लहर में निम्नलिखित उद्देश्यों का दावा किया गया। पहला, काम की दुनिया में महिलाओं का समावेश, यानी कि जो भी देश बदलता जा रहा था, अब महिला जो है घर से बाहर आ रही थी, यानी कि उनको काम के लिए रोज़गार मिल रहा था और उन्हें मिलना भी चाहिए, और एक समान दर्जा मिलना चाहिए। अगर कोई पुरुष बाहर जाके काम कर रहा है तो महिलाओं को भी बाहर जाके काम करना चाहिए। इसमें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो ज़रूरी नहीं कि जंग में जो है आदमी जाएंगे, पुरुष भी गए थे, महिलाएं भी गई थी। तो वो ये काम की दुनिया में महिलाओं का समावेश, यानी काम की दुनिया में महिलाओं का अब शामिल होना शुरू हो गया था। वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देंगे भाई। लिंगों की समानता, चाहे परिवार में हो चाहे घर के बाहर, सबको समानता मिलेगी। और अधीनता की रोकथाम, यानी कि वो महिला अब किसी पे निर्भर ना रहें, इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंस रहेंगी, सब इंडिपेंडेंस हैं तो वो भी इंडिपेंडेंस रहेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी नारीवाद लहर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी 1848 में सैनिको फॉल्स की अमेरिकी घोषणा। ठीक है, इसमें कहा गया था, इस कथन में उनके पिता और पतियों की महिलाओं की स्वतंत्रता का दावा किया जाए। ठीक है, चाहे कोई पिता हो चाहे पति हो, वो अपनी वाइफ या बेटी की जो इंडिपेंडेंस है उसको स्वीकृत करे, एक्सेप्ट करे कि वो भी आज़ाद है, अपने मन मुताबिक चीज़ों को क्या कर सकती हैं, चुन सकती हैं, कर सकती हैं। यह मताधिकार आंदोलन की स्थापित तारीख को नहीं समझता है, इसे अपने उद्देश्य की प्रकृति के कारण दूसरी लहर की उपलब्धि माना जाता है। यानी कि सेकंड लहर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, काफ़ी बातें रखी गई थी। महिलाओं के संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह एक ही संघर्ष में सभी सामाजिक वर्गों को फ्रेम करता है।
जब वोट का बात आती है तो सारे के सारे लोग महिलाओं के अधिकार की बात भी करेंगे, हर क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि राजनेता है वो बोलेंगे महिलाओं को एजुकेशन में राइट्स नहीं मिल रहा, उनको जॉब में समानता नहीं मिलती। यानी कि जो प्रतिनिधि हैं वो इनडायरेक्टली वोट पाने के लिए ही करें, कुछ ना करें, लेकिन वो बोलेंगे तो ज़रूर। और जिसके कारण आगे आगे चल के महिलाओं को भी राजनीति में क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो भी आएंगी। और आज भी देखो कितना अच्छा काम करती हैं राजनीति में आके। ओके, 1871 के बाद कुछ देशों ने स्थापित करना शुरू कर दिया, यानी सार्वभौमिक मताधिकार आना क्या है, अब शुरू हो गया। स्पेन में मताधिकार आंदोलन के महान प्रतिनिधियों में से एक था क्लारा कैम्पो, जिन्होंने क्या लिखा है ये, क्लारा कैम्पो में जिन्होंने फेमिनिन रिपब्लिक यूनियन बनाया था, एक संगठन बनाया था इन्होंने। और स्पेन में महिलाओं के लिए मताधिकार को क्या करा इन्होंने, बढ़ावा दिया। ये एक इमेज है, उस टाइम लगाई गई थी, वोट फॉर वुमेन्स। चलिए, तो ये सेकंड लहर थी। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 4 प्रकार की बातें रखी गई थी, उदारवाद था, मार्क्सवाद था, समाजवाद था, इकोलॉजिकल था, रेडिकल था। इन सब चीज़ों के बारे में हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे बस। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी लहर, उदारवादी नारीवाद। ठीक है, इसमें है पितृसत्ता के अन्य सिद्धांतों के इतिहास में उदारवादी नारीवाद का इतिहास बेहद पुराना भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में ये आता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत लिखा है, इम्पोर्टेंट बातें भी लिखी हैं और थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है। ये स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे आदमी हो चाहे औरत, सब बराबर हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में उदारवादी नारीवाद ने आज़ादी व समानता के जनतांत्रिक मूल्यों और औरतों की अधीनता के बीच के अंतर विरोध को रेखांकित किया था, यानी किस कारणों से उनके बीच एक समाज में अंतर होता है, उन सभी चीज़ों को हाईलाइट किया। महिलाओं के बारे व्यक्त ऐसी गलत धारणाओं को ठीक करने में शुरुआती उदारवाद नारीवादी विशेषकर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जोरदार ढंग से क्या करा, हस्तक्षेप किया कि जो महिलाओं के प्रति क्या गलत विचारधारा बनी हुई है, जैसे महिला गाड़ी नहीं चला सकती हैं, या महिला घर में ही रह के अच्छा काम कर सकती हैं, घर से बाहर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ओके, या एजुकेशन के डिपार्टमेंट में सिर्फ पुरुष आ सकते हैं, महिला नहीं आ सकती। तो इस प्रकार की कुछ गलत धारणाएं हैं, इनको सही करा था इन्होंने, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। इनका जन्म भाई लंदन में हुआ था, ये लंदन का एक इलाका है, वहाँ पर हुआ था, और 10 सितंबर 1797 में इनका निधन हो गया था। महिलाओं के अधिकार के लिए लिखने वाली एक अंग्रेजी लेखक और दार्शनिक समर्थक थी। ओके, उसी तरीके से जब आप अगली जो इकोलॉजिकल मार्क्सवाद इन सब के बारे में पढ़ोगे, वहाँ भी आपको ऐसे राइटर्स मिलेंगे, तो उन सब के बारे में आपको लिखना है और अपने अच्छे नोट्स बनाने। वॉलस्टोनक्राफ्ट सबसे अच्छा है कि वह महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वाभाविक रूप से हीन नहीं का तर्क है, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो एक दूसरे से नीचे नहीं है, उन्होंने इसका तर्क दिया है, जिसमें नारी के अधिकार 1792 का एक प्रमाण के लिए जाना जाता है। ओके, एक प्रमाण के तौर पे इसे क्या करते हैं, माना जाता है। लेकिन वह शिक्षा की कमी ही है, क्योंकि होना दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है, जो लोग हैं ना, कि महिला जो हैं क्यों पीछे रह जाती हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है कि शिक्षा की कमी के कारण वो सारी जो कमियाँ हैं वो दिख नहीं पाती। वे दोनों पुरुष और महिलाओं को तर्कसंगत प्राणी के रूप में इलाज किया गया और कारण की स्थापना पर समाजी व्यवस्था माहौल की जानी चाहिए ताकि पता चल सके, यानी कि महिला और पुरुष को दोनों को इक्वल रखो, दोनों को एजुकेटेड करो, फिर कारण पता आपको स्पष्ट हो जाएंगे किन कारणों की वजह से कौन नीचे जाता है कौन ऊपर जाता है, और हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से कि दोनों क्या हो सकें, इक्वल हो सकें। तो एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए आप एक बार रीडिंग कर लेना बुक अच्छे से। ठीक है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है बुक की। तो ये है मैरी, जिन्होंने ये बात कही थी। मैरी वुलस्टोन उपलब्धियाँ,
मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट पहला आधुनिक नारीवाद था। महिला थी। हाँ नहीं, ये थी। एक क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने आधुनिक, लिख देता हूँ, एक क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने आधुनिक नारीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया, एक रास्ता बनाया अच्छा सा। वो था रास्ता एजुकेशन का, शिक्षा का। इन्होंने शिक्षा की बात पे बहुत ज़ोर दिया था कि लोग एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और वोट तो है ही, लेकिन इन्होंने एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कहा था। तो एजुकेशन वो नहीं सिर्फ किताबें खरीद ली हैं और बस पास हो गए, वो नहीं होता। जो किताबों में लिखा है उसको अच्छे से समझना और अपनी डेली लाइफ में उसको ग्रहण करना, वो एजुकेशन है। अन्यथा ऐसे कोई एजुकेशन थोड़ी समझ आती है, ऐसे तो सिर्फ पास हो गए। चलिए, सामाजिक सम्मेलनों को खारिज करते हुए एक लेखक के रूप में कैरियर की शुरुआत की। ठीक है, यानी जो भी समाज वगैरह प्रचलित बुरी प्रथा होती हैं उनको ख़त्म करो, अपना कैरियर बनाओ। जिनके प्रमुख कार्यों में डॉक्टर, शिक्षा पर विचार और महिलाओं के अधिकारों का न्याय है। तो ऐसे कुछ चीज़ें इन्होंने बात करी एजुकेशन के ऊपर और महिलाओं के अधिकार के ऊपर। अधिकार में आपका यहाँ पे वोट कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं समाजवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवादियों ने न केवल महिलाओं की गुलामी के उदय के फ्रेडरिक एंगल्स के विश्लेषण को अपनाया, बल्कि मार्क्सवादी धारणा को लागू कर महिलाओं के शोषण चक्र को भी समझने का क्या करा, प्रयास किया। ये नारीवादी महिलाओं के उन मौजूदा विश्वासों और प्रवृत्तियों का महिमंडन नहीं करते, यानी कि समर्थन नहीं करते गलत चीज़ों का, जिन पर प्रीतसत्ता विचारधारा का वर्चस्व होता है। यहाँ पे जो राइटर हैं, जैसे आपने मैरी वॉल्स्टन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर एक राइटर थे फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने भाई समर्थन किया था कि भाई समाज में सुधार होना चाहिए, उन प्रथाओं का बिल्कुल समर्थन ना किया जाए जिसमें प्रीतसत्ता जैसी विचारधारा शामिल होती हो। तो इन्होंने इनका क्या करा है, समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये भी एक नारीवाद पुरुष थे। अब आता है रेडिकल नारीवाद। देखो, समाजवाद और मार्क्सवाद ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। रेडिकल फेमिनिज्म नारीवाद। रेडिकल नारीवाद में रेडिकल शब्द का मतलब अति धर्मी या हठ धर्मी नहीं, बल्कि जड़ तक जाने वाला है, यानी डीपली हर चीज़ को जानो। यह इस बात को दिखाता है कि समकालीन समाज में, यानी कि आज के समाज में, यानी कि समकालीन समाज में, आज के समाज में जेंडर पर आधारित विभेद किस तरह पूरे जीवन को संरचना करते हैं। आज भी देख लो, किसी लड़के का जन्म होता है तो उसके हाथ में बाइक दे देंगे, लड़की का जन्म होता है तो उसको कोई खिलौना दे देंगे। तो ये गलत है। पहले से उसके लिए पहले से सिलेबस तैयार होता है कि तुझे ये करना है, और लड़का है तो तुझे ये करना है, जो कि गलत है। उनको चुनने का अधिकार रखना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, जन्म से ही उनका अधिकार होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पहले से उनको दे दो बनाया, तो उस चुनने का छोड़ो, वो सोच ही नहीं सकते कि उनको चाहिए क्या। इसलिए हमेशा जन्म से ही उन लोगों को राइट्स मिलना चाहिए कि आपको क्या मिल चाहिए और क्या नहीं। ये प्रीतसत्ता द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली के प्रति अपने विरोध के मसले पर एकजुट है। रेडिकल नारीवाद का कहना है कि के कारण महिलाओं ने भी नारी गुणों को, हकीकत को स्वीकार किया और पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती देता है। यानी कि भाई जो प्रीतसत्तात्मक की कुछ गलत विचारधाराएं हैं उनको बदलने के लिए समाज में उनको बहुत अच्छी टक्कर दी जाती है। इकोलॉजिकल नारीवाद या इको फेमिनिज्म नारीवाद, यानी पर्यावरणीय नारीवाद रेडिकल नारीवाद का विस्तृत रूप है, यानी कि उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है। इनके अनुसार स्त्री की अधीनता प्रीतसत्ता के जरिए लैंगिक शोषण से है
और लैंगिक शोषण यानी जेंडर के नाम पे उन्हें परेशान किया जाता है। और इसी प्रवृत्ति ने पुरुष और स्त्री के बीच स्वाभाविक जैविक विभिन्नता पर जोर दिया है। यह धारणा जोर देती है कि स्त्री में कुछ गुण निहित हैं, यानी कि स्वाभाविक उनको जन्म से ही ये गुण क्या मिलते हैं। स्त्री देखो, स्त्री की जो साउंड होती है वो कितनी पोलाइट होती है। जैसे प्रकृति से निकटता, नेचर से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हमेशा देखो बॉयज़ रूम देख लो कितने गंदे मिलेंगे, गर्ल्स रूम देखो तो साफ़ सुथरे होते हैं, साफ़ सफाई। तो ये है, यानी हर जगह थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रहनी चाहिए भाई। पालन पोषण करने के गुण महिलाओं में होते हैं। जनवादी और इकट्ठे रहने की भावना व शांति बनाए रखना, ठीक है। ये जो पॉइंट है अश्वेत नारीवाद, ये तीसरी लहर का पॉइंट है। ये अश्वेत नारीवाद का केंद्रीय तर्क है कि वर्गीय, नस्लीय और लैंगिक शोषण एक दूसरे से संबंधित है। सालों से नारीवाद की प्रचलित धाराओं ने लैंगिक शोषण पर बात करते हुए नस्लीय वर्गीय शोषण को लगातार नज़रअंदाज किया है। बस महिला पुरुष की बात कर देते हैं, लेकिन जेंडर के ऊपर कितना ज़्यादा उनको इंटरनली शोषण होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बस कह देंगे ये पुरुष है, ये फीमेल है, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, लेकिन इंटरनली कौन ज़्यादा परेशान होता है उसके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं करता। ये है कहने का मतलब। किसी को भाई अपने जेंडर होने पे बहुत सारी सुविधा मिल रही तो वो खुश है, किसी को अपने जेंडर होने पे सुविधा नहीं मिल रही तो वो इंटरनली परेशान भी है। तो ये उसके ऊपर बात हो रही है। इसके बाद साल 1974 में कॉमबाई रिवर कलेक्टिव ने ये तर्क दिया, भाई साहब इन्होंने एक बात कही, प्रस्तुत किया कि अश्वेत स्त्री की मुक्ति के बाद ही पूरे मानव समाज की मुक्ति संभव है। जब इंसान इंटरनली खुश होता है, यानी कि जब वो कोई भी इंसान है जब अपने जेंडर को एक्सेप्ट करता है ना, चाहे मैं मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, मेरा जन्म जिस भी जेंडर में हुआ है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, तो समाज में वो क्या होगा, खुशी रहेगा। और क्या पूरा उस इंसान की मुक्ति है। जिस इंसान का जन्म हो गया लेकिन अपने जेंडर से खुश नहीं है तो वो खुश कहाँ होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये सारी चीज़ें, तो सेकंड लहर के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स निकाले थे भाई, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो हो गई हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा आ जाएगी, नहीं तो बुक से ही पढ़ेंगे। ओके, तो आपको अगली क्लास आपको क्या करना है, तीसरी लहर पढ़ लेना, नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।